बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का आज इजलास हुआ। इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में तमाम सियासी रहनुमाओं की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर 90 दिनों में इलेक्शन ना हुए तो दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, हुकूमती इत्तेहाद ने अदालती बाइकॉट का ऐलान करते हुए फुल कोर्ट का मुतालबा किया है। देखिए, कल मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले खिताब किया था जी। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और उसके बाद फिर आज इजलास हुआ। ज़्यादातर लोग उसमें वीडियो लिंक पे शरीक थे क्योंकि जरदारी साहब दुबई में हैं, उनको इलाज वगैरह हो रहा है वहाँ पे। नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरीम नवाज साहिबा, बाकी शख्सियात जो हैं वो सारे उसमें शरीक हुए, हुकूमती इत्तेहाद, शहबाज शरीफ साहब। और उसमें ये तय हुआ कि पीर के रोज़ जो समात होगी इस 3 रुकनी बेंच की, इसका बाइकआउट किया जाएगा। जी बिल्कुल। और ये बता दिया जाएगा जाके, अटॉर्नी जनरल जाएंगे और जाके वो बताएंगे कि जी हमारी तरफ से इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया जा रहा। ठीक। और उसमें उसके बाद फिर क्या, एक तो ये खबर है ना, इसको लेके चलते हैं कि इसको अगर उन्होंने इसके बाइकआउट का ऐलान कर दिया अदालती कार्रवाई का, तो क्या अदालती कार्रवाई जो है वो 3 जज साहिबान बैठेंगे और क्या वो उसको प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे, और क्या ये जो हुकूमत की तरफ से बात की गई है, क्या ये बात जो है ये जाएगी, क्या वजारत दिफा, वजारत ख़जाना, कोई भी नुमाइंदा नहीं आएगा, और फिर क्या इसको कंटेम्प्ट की तरफ समझा जाएगा मामला, ये तौहीन होगी अदालत की कि अदालत की प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। तो एक तो ये देखना है कि क्या, और अच्छा फिर अगर फर्ज करें उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया, इस 3 रुकनी बेंच ने कोई भी तारीख दे दी, तो उस तारीख अगर इस बेंच का जो कि इनका कहना है हुकूमती इत्तेहाद का कि हम इस बेंच को ही नहीं मानते, तो इसके फैसले को कैसे मानेंगे सर? तो फर्ज करें इस बेंच ने कहा कि जी इस तारीख को इलेक्शन करवाया जाए, तो क्या वो फिर इलेक्शंस का भी बाइकआउट हो जाएगा? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा फर्ज करें उन्होंने 8 अक्टूबर की तारीख दे दी, यानी वही तारीख दी जो कि तारीख इलेक्शन कमीशन की तरफ से गई है। उन्होंने कहा हम उस तारीख को मानते हैं और 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट कहती है, या 9 अक्टूबर को करवाया जाए, या 7 अक्टूबर, फर्ज करें एक फर्जी बात हम कर रहे हैं, तो क्या उस फैसले को भी मानेंगे या उस इलेक्शंस का भी बाइकआउट हो जाएगा? इससे सवाल दर सवाल। और यहां इस्लामाबाद में तो चमगुइयां हैं भरपूर। ये भी बात कही गई कि जी को रेफरेंस भेजा जा सकता है। रेफरेंस से पहले गया था, जा चुका है, इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस गया था, और वो बड़ी एक तकलीफ दे सी सा काम है। उसमें बाद में उन दिनों में मेरी, क्योंकि लोग काफ़ी 1997 से इसको मिला रहे हैं, 1997 एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल था। वो 58(2)B का दौर था, और उस दौर में जो है वो कोई अच्छा दौर नहीं था। सज्जाद अली शाह साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनसे वो कम मीडिया पे आते थे, लेकिन उनसे उस ज़माने में बात हुई, वो मीडिया पे आए, उनसे एक इंटरव्यू भी हुआ। सज्जाद अली शाह साहब जो हैं वो काफ़ी, जिसे कहना चाहिए ने, पूरे अदालती निज़ाम से वो बड़े बेजार से हो गए थे। इवन इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी, और इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये मैं इस पर बात नहीं करूँगा, और वो ये लफ्ज़ बरादर जजेस के, चूँकि वो कहते थे कि ये सबसे ज़्यादा डसे, मैं इनसे डसा गया हूँ, बरादर जजेस। सही। वो अपना जाहिर है कि उनका, और फिर वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा उनको लेकर आई थी, और एक ज़ाहिर आउट ऑफ टर्न वो आए थे ऊपर।
और वो उसको मानते भी थे। जो उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि फारूक लगारी साहब जो हैं, मैं उनके साथ बैठता था तो फारूक लगारी साहब कहते थे कि मैं तो पोजीशन में नहीं हूँ, मेरी लीडर हैं, आप बात करें जाके बेनज़ीर भुट्टो से। बस बहरहाल वो तारीख का हिस्सा। लेकिन वो मामलात जो हैं वो मुख्तलिफ थे, वो दौर मुख्तलिफ था, वो मामलात मुख्तलिफ थे कुछ उसमें हम। लेकिन वो कहते, उन्होंने फिर जब इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर आया ना तो मैंने उनसे पूछा कि इफ्तिखार चौधरी साहब, वो कहते हैं मैं बात नहीं करूंगा इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर भी गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? तो उस ज़माने में उन्होंने कहा कि जी देखें, भगवान दास जो है वो क्यों बाहर चले गए, ये ब्रादर जजेस जो हैं, ये कोई, मैं इसको नहीं मानता ब्रादर जजेस ने जो मेरे साथ किया था उस वक्त। तो कहते हैं वो भगवान दास को, जस्टिस भगवान दास जो हैं, बड़ा हमारी अदलिया का बहुत बड़ा नाम, तो वो कहते हैं कि उनको पता ही नहीं था, वो बाहर चले गए और जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने फ़ौरन कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। सही। उनको क्या ये नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा कि इफ्तिखार चौधरी किधर है, और उनको क्या हंगामी तौर पे भगवान दास साहब को वापस नहीं आना चाहिए था? तो वो बड़े आप कहना चाहिए ना कि वो उनकी गुफ्तगू में फिर उनके इंटरव्यूज़ वगैरह ज़्यादा नशर भी नहीं होते थे उस दौर में। इफ्तिखार यानी अदलिया वाली तारीख में वो बात भी नहीं करते थे ज़्यादा। अच्छा, तो अब ये जो 2023 में हम खड़े हैं, फिर हम एक ऐसे तनाव में पूरा मुल्क है कि जिसका हमें कुछ इल्म नहीं कि मामला क्या होने जा रहा है। और अगर बाइकआउट होता है तो बाइकआउट के नतीजे में क्या कंटेम्प्ट लगती है, क्या रेफरेंस चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जाता है, क्या चीफ जस्टिस जो हैं वो हुकूमत को तौहीन के ऊपर कोई बात करते हैं। ये सारे मामलात हैं जो अगले हफ्ते जिन्होंने तय हो जाना है। लेकिन ये कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो एक अफवाहें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक जो कहीं से मतलब मिसाल के तौर पे एक बात ये भी हुई कि फारूक नाइक साहब को दुबई बुलाया है जरदारी साहब ने, और एक यहाँ पर आप कह लें कि वाइब्स कह लें या मुख्तलिफ बातें चल रही हैं इस्लामाबाद में। हाँ, तासुर के जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद, और ये बात हुई भी इजलास में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग से अदालतों में कैसे बात करनी है, उससे अलग से वो अपना कोई शायद लाहेमल तैयार करेगी उस दिन के लिए। तो इसलिए फारूक नाइक साहब को बुलाया है जरदारी साहब ने। लेकिन जो जो ये तो है जो हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ जो हो रही है यहाँ इस वक्त वो ये है कि जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान इस्लामाबाद में मौजूद हैं इस वक्त, और उनके 2 या 3 इजलास हो चुके हैं। यानी इजलास से मुराद ये कि मुलाकातें हो चुकी हैं, और एक मुलाकात ऐसी हुई है जिसमें सब थे। अच्छा, ये बड़ी पेशरफ्त है। और यानी अक्सरियत थी, सब थे, अक्सरियत थी, सब कुछ, और उसमें मुख्तलिफ बातें हुई हैं। और ये बातें भी ग़ालिबन डिस्कस हुई हैं कि इन मामलात को अगर आगे की तरफ ले जाया गया तो कोई अच्छा तासुर भी नहीं जाएगा, और अदारा सुप्रीम कोर्ट बतौर अदारा जो है वो एक अवाम के सामने कोई अच्छा तासुर, और मुल्क मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। ये जज साहबान को भी इस बात का इदराक है। और चूंकि इतना खुल के डिस्कस होना शुरू हो गया हर जगह कि जी ये बात ईगोस की है, इस बात में क्या है, और वो होता भी ऐसे ही है। उन्होंने उनके बारे में बात की, उनके बारे में बात की, ज्यादती कर दी किसी ने किसी के साथ, किसी ने कुछ किया, लेकिन उसका कोई 22 करोड़ लोग तो या 23 करोड़ के लोगों को क्या कसूर है जो कि आटे की लाइनों में मर रहे हैं इस वक्त। और कल जो वाक़या पेश आया है कराची में, कितना हौलनाक वाक़या है, लेकिन उस वाक़े का रिजल्ट क्या निकला? उस वाक़े का रिजल्ट ये निकला कि वो जो फैक्ट्री वाले जो दे रहे थे, देखें यहाँ पर ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर 1000 रुपये है किसी के पास तो उसका घर नहीं चल रहा, अगर लाख रुपए है तो भी घर नहीं चल रहा, अगर जो है वो कहीं से 10 लाख रुपए आ गया तो उसके बाद वो दाएं बाएं से लोग आने शुरू हो गए। ठीक है, रिश्तेदार, उस पड़ोस में उधार दे दो, दोस्त यार आने शुरू हो गए। अगर करोड़ रुपया किसी के पास हो गया तो हुकूमत पीछे लग गई या वज़ादारें पीछे लगी, करोड़ रुपये कहाँ से? तो एक अजीब मुसीबत है। तो 100 रुपया किसी के पास है तो वो उसके पास कोई मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, वो जहर भी महंगा है। तो मसला ये है कि वो, अब कितना खौफनाक बात है कि आप जाके जहर खरीदें और जहर खा लें और ना मरें, तो उसके नतीजे में इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा भी कट गया सर पे। तो ये भी अजीब अजाब है। तो खालिस तो कोई चीज़ नहीं है।
अब इशू ये है कि वो उसमें क्या हुआ कराची वाले वाकई में कि वो जो फैक्ट्री मालिक वो होता है कि दे रहे हैं मतलब इमदाद कर रहे हैं, अब उनको भी पकड़ लिया है ऐसे जी आपने पुलिस से परमिशन क्यों नहीं, आपने इंतजामिया से क्यों नहीं पूछा, इससे क्यों नहीं पूछा, उससे नहीं पूछा। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि ये मुल्क में हालात कैसे पैदा हुए। ठीक है उन्होंने कवानीन की कोई पास नहीं वो दे रहे थे ना, यानी मुझे बताएं कि ये आम होता है कि लोग घरों में कोई चीज़ मोहल्ले में देना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गरीब गुरबा आ जाते हैं, और वो ये बकरीद के मौके पर तो खास देखने में आता है। अब मसला ये कि लोग जमा हुए, भगदड़ हुई, गलत हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो उसके नतीजे में जो बांटने जो दे रहे थे वो धर लिए गए कि आपने इंतजामिया से परमिशन क्यों नहीं ली। खैरात बांटने के लिए भी अब पता चला परमिशन चाहिए, कोई एनओसी चाहिए, कोई बड़ा हो, कोई कतारें लगाई जाएंगी, कोई पुलिस आएगी, पर खुदा जाने क्या मामला है। अल्लाह ताला रहम करे। अच्छी खबर ये आ रही है इसमें से, जो अब मैं खबर से बातें कर रहा हूं क्योंकि सब जज साहिबान बैठे हैं, तो इस बात के इम्कानात हैं कि फुल कोर्ट बन जाए। अच्छा, लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बन जाए। मैं इस बात को बिल्कुल 100% तो नहीं कह रहा कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन चूंकि जज साहिबान इकट्ठे बैठे हैं इसलिए इस बात के इम्कानात हैं, और इकट्ठे बैठे हैं उनमें से अक्सरियत, यानी ये नहीं कि सारे के सारे बैठ गए हैं, और लेकिन अक्सरियत चूंकि दोनों तरफ की बैठी है, बातें हुई हैं, राब्ते हो रहे हैं, इस्लामाबाद में सब मौजूद हैं, तो इसलिए इम्कानात इस बात के हैं। और ये जब चीफ जस्टिस साहब उठ के गए थे, उन्होंने कहा था आप खुशखबरी सुनेंगे, तो उनके जहन में कुछ ऐसा ही था कि शायद ये बात जो है इसको मामला शायद किसी बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि खुशखबरी ये तो नहीं हो सकती ना कि वो बाइकआउट कर जाए। अच्छा उनको ये भी पता था गालिबन, क्योंकि अटॉर्नी जनरल उस दिन भी बाइकआउट की बात करने गए थे, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस साहब थोड़े से जज्बाती बात वगैरह की, तो वो इरफान कादिर जो अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इरफान कादिर सब बात मुकम्मल नहीं कर सके, तो लेकिन वो रोक दिया उन्होंने मामला। और फिर उसके बाद वो जो कहा ना कि, तो उनके भी शायद जहन में था कि ये बहुत ज़्यादा मीडिया पर और अवाम के अंदर और हर जगह और जजों में और नीचे कोर्ट्स तक की बात, तो इसको किसी तरह से संभाला। तो अब यह है कि ये गालिबन मामला चला जाएगा किसी लार्जर बेंच या फुल कोर्ट की तरह। अभी तक जो वाइब्स आ रही हैं वो ये बिल्कुल गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि बैठे हैं और कुछ बर्फ पिघली है, तो उसके नतीजे में देखते हैं कि क्या होता है। कल तक या रात तक या कल तक मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके नतीजे में बड़े बहरान खत्म हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर 90 दिनों में इंतखाबात नहीं कराए गए तो दोबारा सड़कों पे भी निकल सकते हैं वो। नहीं, वो तो सड़कों पे तो निकलेंगे, लेकिन अब देखना ये सारा का सारा डिपेंड करता है ना कि पहले तो अदालत क्या, क्योंकि देखें इस पे तो ज्यादातर इस बहरान को तो खत्म होना है, इसको तो बहरान को तो खत्म होना है ना। रेफरेंस भेजना मसाइल का हल है ना, तौहीन अगर लगती है तो तौहीन के नतीजे में फिर क्या होगा, इलेक्शन कॉल होंगे, उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा, दूसरी पार्टियां खड़ी हो गई, उन्होंने तो मतलब कोई एक जगह पर मामलात को तो तय करना है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी ना। वो देखें आखिर में हुकूमत ने जो बात की है वो बात उनकी सही है, उन्होंने कहा हमें क्या बिठा रहे हैं, पहले खुद तो बैठे। देखिए ना ये बात जो की है उन्होंने कि पहले खुद तो बैठ जाए आपस में, क्या हमें क्या बिठाने की बात कर रहे हैं, हमसे क्या कह रहे हैं कि आप आपस में बैठेंगे, पहले खुद तो बैठे आप। तो ये बात एक ऐसी है जिसमें जज साहिबान का आपस में बैठना बड़ा जरूरी है। तो बैठ तो वो, अब वो बैठने के नतीजे में पब्लिक में क्या चीज सामने आती है, और क्या उनके गिले शिकवे खत्म हो गए हैं, क्या ये जो अनाओं के मसले हैं ये खत्म हो गए हैं। ये किसी के फेवर में नहीं जाता कि किसी जज के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा लग जाए कि ये बैठा है तो ये फैसला आना है, ये बैठा है तो ये फैसला आना है, ये बैठा है तो ये फैसला आना है। चाहे वो इस तरफ के जज साहिबान है उस तरफ के जज साहिबान जब बैठे तो उनका बिल्कुल एक जहन ऐसा हो कि वो अवाम लोग जाएं उनके पास, और लोग हुक्मरानों के बारे में भी अदालतों के पास ही जाते हैं ना। कई दफा अदालतें हुक्मरानों के खिलाफ फैसले देती हैं, लेकिन तासुर ये जाए कि जी ये जज साहिबान जो हैं ये आजाद हैं। कुछ तासुर जो बनना है ना लोगों में, बड़ा कवि तर हो जाना और जज साहिबान के अंदर ही कवि हो जाना कि हाँ भाई ये तो हमें नहीं बिठा रहे, ये उधर बिठा रहे हैं, उधर बिठा रहे हैं, तो ये मामला मुनासिब नहीं है। तो ये बर्फ अगर पिघलती है तो फिर क्या होगा। देखें 3-4 बातें हैं ना। पहली बात तो ये है कि ये बाइकआउट अगर होता है और वही 3 रुकनी बेंच ही बैठता है तो फिर वो क्या करेगा, हुकूमत क्या बाइकआउट करेगी, तो हुकूमत बाइकआउट करेगी तो फैसला फिर क्या आता है, फिर क्या सूरत, वजारत खजाना भी नहीं आएगी, वजारत दिफा भी नहीं आएगी, क्या हालात क्या बनेंगे। एक तो ये राय है जो कि
जो एक तो ये है जो नज़र आ रहा है सामने, जो कि एक बदतरी की तरफ मामला जाएगा। दूसरा ये है कि ये अदालत जो है ये एक जज साहिबान के कोई बेहतर फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ले आए और एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बैठ जाए और बैठ के वो जो भी फैसला करे। फैसला क्या करना है, ये करना है ना कि इलेक्शंस की क्या, इलेक्शंस कब होंगे, क्या तारीख है, क्या सिलसिला है, ये तो बात जो है ये पहले भी हो रही थी ना कि इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। आगे तो अदालत को दरमियान में अदालत आई और वो जाहिर सी बात है कि और इसमें अगर यहां पर बहरान बढ़ता गया तो फिर इसमें कोई गैर जमहूरी, जो कि सदर मुमलिकत भी कह चुके हैं और सब कह रहे हैं कि अगर अदालती बहरान ये बढ़ता चला गया तो फिर ये किसी अच्छे मामले पे जाके ख़त्म नहीं होता, चाहे वो 2007 हो चाहे 1997 हो। ये फिर एक पूरा मतलब सिस्टम ही फिर सारा का सारा वो सब फिर ये नहीं देखा जाता कि क्या चीज़ सही है, क्योंकि आइन कानून ज़ाब्ते वो सारे फिर हवा में उड़ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जज साहिबान को भी इदराक है, इसीलिए वो आज बैठे हैं। और मैंने कुछ देर पहले बात की अदालती क्वार्टर्स में ही, तो पता चला कि वो इस बात पे बात बाकायदा हो रही है कि लार्जर बेंच या फुल कोर्ट अगर बना दिया जाए तो क्या मुज़ाहिका है सही, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। और ठीक है, क्योंकि अगर ये सारे लोग कह रहे हैं कम से कम एक यकजहती तो जाएगी, तो ये बात इसमें, और इसमें जज साहिबान ही चंद ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि ये तफरीक जो है ये ख़त्म हो जाए। खुशाइन बात है डॉक्टर साहब। खान साहब की तो इस वक्त जो उन्होंने बात की है, उसके अलावा भी मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि एक तासुर जा रहा है अदालतों की जानिब से कि कहीं अदालत या चीफ जस्टिस साहब जो है, यही बात मैंने की, यही बात की कि इसी को ख़त्म करने जा रही हैं अदालतें। यही जो तासुर है इसी को ख़त्म करने के लिए इजलास हो रहा है। तो वो ही बात। तो डॉक्टर साहब क्या आप 90 दिनों में इंतखाबात होता देखते हैं? वो अलग है मामला, वो अब अलग है। वो ये है कि अदालत 90 दिन, तो अब मुझे नहीं पता कि 90 दिन कहाँ गए। वो तो 90 दिन तो पहले भी नहीं थे ना, वो तो पहले भी 90 दिन नहीं थे अपनी जगह। लेकिन कोई ना कोई इसमें अदालत कोई ना कोई डायरेक्शंस तो देगी। ठीक। और अब उसमें इमरान खान साहब चाह रहे हैं जल्द इलेक्शन जितना जल्द हों, और इमरान खान साहब की तरफ से दोनों बातें चली गई कि तीन जजेस हों या फुल कोर्ट हो। तो यानी इमरान खान साहब ने भी ओपन कर दिया ना बात कि हमें कोई इतराज नहीं है, हमें बस ये बता दें कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ठीक। अच्छा, फवाद चौधरी साहब से जरा पूछते हैं ना, अंदर की कोई खबर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी मुझे जी आ रही है कुछ जी। अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि अभी तो एक सिनेरियो ये आ रहा है ना सामने कि हुकूमत बाइकआउट कर दे, शायद प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट ही कर दे, तो फिर उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से बाइकआउट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? डॉक्टर साहब पहली बात तो है कि बाइकआउट जो है उसका कोई लीगल तस्वुर है नहीं है। ये एक तो ये कोई हुकूमत नहीं है, अदालत के सामने फ्री कैन होते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो 2 बेंच या 3 बेंच या 5 का इशू नहीं है। इशू ये है पाकिस्तान का आइन जो है वो एक बुनियाद पे खड़ा है, और वो बुनियाद ये है कि हमारे यहाँ जो सॉवरेनिटी है दैट बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, जिसको एक्सरसाइज करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। और आर्टिकल 224, 105 और 2A ये वाजे करते हैं कि जब भी असेंबली नहीं होगी 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। हमारा जो आइन है वो ये पोजीशन इन्विजेज ही नहीं करता, तस्वुर ही नहीं करता कि पाकिस्तान को नामजदगियों पे चलाया जा सकता है। लिहाजा मसला बेंच 2 बेंच 3 बेंच 4 नहीं है, मसला ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे आइन से बिल्कुल मुतसादम है। जहां तक कोर्ट का ताल्लुक है, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये जो 5 मेंबर बेंच है पहले उसका फैसला है, उसको छोड़ दीजिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराना है। लाहौर के डिवीजन बेंच का फैसला है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। इन्होंने कसम उठाई हुई है कि जो भी जज इनके ऊपर जो है वो ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात करेगा, ये उसके खिलाफ मुहिम चला देंगे। ये जो 3 जजेस के खिलाफ तो मुहिम अब शुरू हुई है, पहले तो मुहिम जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर चलाई गई, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, फिर तो जस्टिस जवाद हसन के ऊपर, फिर उसके बाद जस्टिस तारक सलीम साहब के ऊपर।
फिर जस्टिस अपना शाहिद के ऊपर, इन्होंने तो कोई बंदा छोड़ा ही नहीं जिसके खिलाफ जो है इन्होंने मैं ही पूछ रहा हूँ फौज साहब, अगर बाइकआउट कर दिया, देखिए ना वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी क्या हिकमत है? मतलब ऐसा कानून दान आप बताएं ना, सुप्रीम कोर्ट फिर बैठेगी तो क्या वो क्या करेगी जब एक फरीक ही नहीं है जो हुकूमत है? नहीं डॉक्टर साहब, फरीक नहीं है तो क्या होता है? मतलब आप ये अब ये जो बेंच है इसका सामने फरीक केस तो मुकम्मल हो चुका है। आप फैसला सुनने से पहले अगर एक फरीक बाइकआउट करेगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी, वो फैसला अगर हुकूमत नहीं मानती तो आर्टिकल 190, आर्टिकल 187 ये बिल्कुल वाजे है। 2 वजीर आजम पहले फारग हुए हैं, तीसरा परसों फारग हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा ये बताइए, अच्छा आपको लग रहा है कि फारिग हो जाएगा अगर वो बाइकआउट कर गए तो शहबाज शरीफ गए? देखिए ना पाकिस्तान के दो ही है ना, या तो आइन रहेगा या आइन नहीं रहेगा। आप यहाँ पे इशू ये है कि आप कहें कि जी हमने आइन को भी नहीं मानना, रिप्रेजेंटेटिव पीपल जो है वो भी पाकिस्तान को गवर्न नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि इलेक्शन कराओ तो हम उसको भी फारग कर खत्म कर देंगे, ये तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। नहीं वो फैसला ही नहीं मानेंगे ना। आप देखें अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब फारिग, वो कह रहे हैं हम तो फैसला ही नहीं मान रहे। डॉक्टर साहब एक सेकंड जी, फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानते, अगला स्टेप क्या है आप बताएं। अगला स्टेप तो इन्हें अदालत है जी, तो इन्हें अदालत में जो है वो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, आपको सजा होगी। प्राइम मिनिस्टर को जो है वो आप सजा देंगे, चाहे आप 1 मिनट की दें या आप 3 साल की दें, और 3 साल के लिए आप उनको जेल भेज दें तो हुकूमत बदल जाएगी। नहीं वो अगर फैसला नहीं मान रहे तो फिर अदालत, तो उसकी अदालत के पास तो अपनी वो नहीं है ना, अपना एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं है अदालत के पास। नहीं, आपका कहने का मतलब यह है कि वो वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मतलब यही तो कंफ्यूजन है कि वो अगर कह रहे हैं कि हम नहीं मानते फैसला, ये तो हुकूमत ये कह रही है नहीं मानते तो हुकूमत फारग होगी, फेडरल गवर्नमेंट विल बी ओवर। नहीं तो अदारे यानी ब्यूरोक्रेसी, वजारत खजाना, वजारत दिफा, वो अदालत की बात सुनेंगे। 97 में तो नहीं सुनी थी। देखिए ना शायद साहब, वो तो क्लियर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आइन है तो अदर चॉइस मार्शल लॉ लग जाए, कोई आप और सेटअप बर्मा नॉर्थ कोरिया बन जाए, आइन के होते हुए तो देखिए ये नहीं ना मुमकिन कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को कहें कि हम नहीं मानते। अच्छा अगर फर्ज करें दूसरा सिनेरियो, अगर फर्ज करें रेफरेंस आ जाए चीफ जस्टिस के खिलाफ, ये भी एक र्यूमर सी है, फिर क्या होगा? वो रुक जाएंगे और सीनियर मोस्ट जज उनकी जगह आ जाएंगे, ऐसे ही है ना? ये एक नुक्ता था, आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ जब रेफरेंस फाइल किया गया था जी, तो एक नुक्ता आया था कि जी जो आइन है पाकिस्तान का उसमें जजेस के खिलाफ तो रेफरेंस आ सकता है, चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आ नहीं सकता, और आपको याद होगा कि इसी झगड़े में ही वो रेफरेंस का फैसला ही नहीं हो सका। तो ये एक नुक्ता है, इसके ऊपर भी कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारे आइन में जजेस के खिलाफ तो रेफरेंस आ सकता है आर्टिकल 186 में, लेकिन चीफ जस्टिस के ऊपर रेफरेंस के ऊपर लेकिन कायम मकाम चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया था जावेद इकबाल साहब ने। हाँ, जावेद इकबाल साहब ने हलफ उठा लिया था, लेकिन फिर उसके बाद लॉयर्स मूवमेंट चली थी। अच्छा वैसे भगवान दास साहब को उठाना बाहर उसमें उस किस्से में नहीं जा रहा। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि रेफरेंस लेकिन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, दोनों। देखिए ना ये तो एक नुक्ता है और उस नुक्ते का फैसला होना है, लेकिन चीफ जस्टिस को तो उस वक्त तक नहीं हटाया जा सकता। अच्छा जब तक फैसला ना हो जाए। अच्छा अगर फुल कोर्ट बैठ जाए, क्योंकि जज साहिबान इस्लामाबाद में एक बात ये भी चल रही है कि फुल कोर्ट बैठ जाए यहाँ पे शायद। देखिए बात यह है कि ये तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है ना, ये को मेरे आपके कहने के ऊपर तो चीफ जस्टिस को नहीं चलना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उस दिन अटॉर्नी जनरल को कहा कि बेसिकली तो आप फोरम शॉपिंग कर रहे हैं, और वैसे भी शायद साहब इस सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन इस वक्त तक 7 जजेस के ऊपर तो ये अपने अदम एतमाद का भी इजहार कर चुके हैं, और इनका मीडिया सेल जो है उसके खिलाफ पूरी कैंपेनें भी कर चुका है। तो अभी तक तो मुझे यही लगता है कि मौजूदा अदालतों में तो जो सारे जजेस हैं वो तो कैसे वो कहें कि हम इलेक्शन के बगैर आप हुकूमत चला लें, और ये बजिद है इलेक्शन के बगैर हुकूमत चलाने में। झगड़ा तो ये है, बाकी तो किससे कहानी है ना, जितनी मर्जी इसको आप
आप कहें कि लस्सी में मदानी डाल लें। असल झगड़ा जो है वो तो ये है कि ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, ये आपको भी अच्छा, पता है, हमें ये भी खान पता है। साहब की तरफ से और आपकी तरफ से बात हुई कि फुल कोर्ट बने, 3 रुकनी हो, 5 रुकनी हो, आपको कोई इतराज नहीं है किसी किस्म का? नहीं, ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, हम डिक्टेट नहीं कर सकते चीफ जस्टिस को कि उन्होंने क्या करना है। नहीं, लेकिन आपको इतराज नहीं होगा, आपको बस डेट चाहिए, आप इस पे है ना, ये आपका स्टैंड। हमें तो ये है कि आप फैसले पे भी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। आपको लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है, आपके सामने 5 मेंबर बेंच का फैसला है, और ये उसके ऊपर भी किसी के ऊपर भी नहीं मान रहे हैं। सवाल तो सिर्फ इतना है। और ये सारा जो बुनियादी तौर पे क्यों कह रहे हैं फुल कोर्ट होनी चाहिए, ये इसलिए कह रहे हैं कि ये हफ्ता 2 हफ्ता और गुजार दें हम इस चक्कर में, टेक्निकलिटीज में पड़ जाए। और तो कुछ इनको भी पता है, कोई भी जज ये तो नहीं कहेगा 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होने। अच्छा, ये जो एलामिया आया है आज हुकूमती इत्तेहाद का, तो ये बार बार बात होती है कि जी 2-3 जज साहिबान ऐसे हैं जिनको वो लिंक करते हैं साकिब निसार साहब के साथ, ये, और वो कहती है साकिब निसार साहब की यहां पर जो है वो अदालत कंटिन्यू कर रही है, यहां पर ये वो लोग हैं जो उनके साथ थे, उनके बेंचों में ये थे। कोई झगड़ा ही नहीं है, ये इसके साथ लिंक नहीं करते। मैंने आपको सिंपल बताया है कि इन्होंने मसलन, आप इनके अभी अगर पिछले अपने रिसर्चर को कहे ना कि आपको सिर्फ पिछले 1 महीने में जो PMLN की सोशल मीडिया टीम ने जिन जिन जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाई है वो जरा आपके सामने आपके नाम निकाल रहे हैं। मुझे आप बताइए कि इन्होंने पहले आके हाई कोर्ट में आके कहा कि जस्टिस तारिक सलीम शेख को कि जी हमें आप केस हमारे ना सुने। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का क्या ताल्लुक है साकिब साहब से? कोई ताल्लुक ही नहीं है, उन्हें तो मंसूर अली शाह साहब ने बनाया था हाई कोर्ट का जज। उसके बाद जस्टिस शाहिद करीम साहब के ऊपर इन्होंने जो है वो कैंपेन की, उनका कोई ताल्लुक नहीं है साकिब साहब से। उसके बाद इन्होंने जो अपना 3 जजेस ये जो पहले मुजाहिर नकवी और इजाजुल एहसन साहब के ऊपर कैंपेन की, उनका कोई ताल्लुक नहीं है साकिब निसार साहब के साथ। उसके बाद उन्होंने अब इन 3 जजेस के ऊपर कैंपेन शुरू कर दी है, और वो भी तो आप अगर गौर करेंगे तो पिछले 1 महीने में तकरीबन 15 जजेस के खिलाफ ये कैंपेन कर चुके हैं। इनके ऊपर इस वक्त एक्चुअली तो एक भूत सवार है ना। मरियम नवाज को ना को बंदे को पता है, ना उनको प्रोसीजर का पता है। वो आती है इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान करके वापस चली जाती, और इनके कोई वो पता नहीं है, इनको कोई स्ट्रेटजी नहीं है। एक खौफजदा लोगों का ग्रुप है जो इस वक्त इस डर से कि हम इलेक्शन हार जाएंगे ये विकटें उठा के भागना चाहते हैं बस, और बाकी सारे किस्से कहानी है। और अच्छा, फवाद चौधरी साहब, एक यहाँ पर फिर मामला अटक गया जाके। अब मैं आपसे एक सियासतदान के तौर पे नहीं बल्कि एक जरा माहिर कानून के तौर पे या एक वकील के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, ये फाइज ईसा साहब के साथ क्या मामला हो रहा है? मतलब एक तो रेफरेंस आया आपके दौर में, वो बाद में आपने और खान साहब ने कहा कि हमने तो नहीं किया था। अच्छा जी, फिर वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं उनको बनाया जाता, ये कैसे देख रहे हैं आप? ये तो देखे ना, एक इंटरनल इशू है सुप्रीम कोर्ट का, उसके इंटरनल इशू में वो उसकी वजह से उनकी रिफ्ट चल रही है, ये इशू चल रहे हैं। हमारा तो उससे इतना लेना देना नहीं है, रेफरेंस उनके ऊपर आया है। लेकिन सच्ची बात यह है, हमारे यहाँ अभी जमहूरियत तो सिविल सुप्रीमेसी इतनी तगड़ी तो है नहीं कि वो कोई जजेस को या जनरल्स को अकाउंटेबल कर सके, लिहाजा वो सिस्टम अभी ऐसे चलता रहेगा। नहीं, फाइज ईसा साहब का कोई मामला आपके साथ मतलब कोई मतलब आपने मतलब कोई ऐसा मामला, कोई तलखी है, क्या है ये रेफरेंस? नहीं, हमें कोई इशू नहीं, बात ठीक है, जो चीफ जस्टिस होगा हम उसके साथ चले। अच्छा, और वो एक मेरा ख्याल से गलती हुई आपकी तरफ से? हमने कोई गलती नहीं की। वो जो MKM पार्टनर है इस हुकूमत की, फरोग नसीम उसके अहम तरीन रुकन है। फरोग नसीम साहब से आप पूछ लें, वो जाने, और फाइज ईसा साहब जाने। वो एक लोग आम तासुर ये कि वो फैजाबाद धरने से शायद कोई ताल्लुक था उनका, और उसके ऊपर फैसला था तो आप बीच में आ गए। फरोग नसीम साहब को पता होगा, वो आप ज्यादा जानते हैं उनको। जी ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल आपसे फवाद चौधरी साहब, आपका ज़हन क्या कह रहा है, हुकूमत बाइकआउट करेगी या फुल कोर्ट बन जाएगा? देखिए जी, मेरे नजर में बेहतरीन फैसला तो यही है कि हुकूमत बाइकआउट करे, ताकि इनसे परसों चौथ में जान छूटे और मुल्क आगे चले। अच्छा, और इन पे कंटेम्प्ट लग जाए सब पे? जाहिर है, सब पे जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वजीर आजम ने फारूक होना। अच्छा, वजीर नहीं, हुकूमत का मतलब तो वजीर आजम और काबीना है ना? तो एक ही है ना, वजीर आजम पे कंटेम्प्ट लगी तो काबीना तो वैसे ही खत्म होगी। नहीं, तो कंटेम्प्ट वजीर आजम पे लगेगी या सब पे लग जाएगी?
नहीं, वज़ीर आज़म भी काफी है, सब पे लगा के क्या करते हैं। अच्छा, बाकी तो ऐसे बेचारे साइड पे बैठे दही खा रहे हैं, उनको क्या कहना। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, इस दुआ के साथ कि जो भी कुछ हो वो मुल्क के लिए बेहतर हो और कोई ऐसा रास्ता निकले जिसके नतीजे में ये इस्तेकाम आए मुल्क के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इलेक्शंस का भी पता चले कब होना है कब नहीं होना। ये एक हिजान जो है, देखें ये जो कल बात हुई ना, ये लोग आज शहादतें भी हुई हैं हमारी दोबारा, और ये शहादतें जो हुई हैं सिक्योरिटी, ये ईरान बॉर्डर पे हुई हैं और ईरान से एहतजाज किया है पाकिस्तान ने। देखें ये बड़ी ईरान की तरफ से वजाहत हुई है और उनकी तरफ से भी एहतजाज यानी दुख का इजहार हुआ है कि ये वाकया पेश आया। ठीक है डॉक्टर साहब, सियासी मामला पर वापस ये देखें, ये जो है ना, ये मुल्क में लोग परेशान हैं और एक हद तक ही लोग परेशान हो सकते हैं और चुप रहे। ये कहते हैं पाकिस्तान के लोग निकलते नहीं, जो फ्रांस की तरह वो, ये खामोश लोगों की जो बदुआएं हैं ना, वो सड़कों में निकल के मुजाहरे करने और आग लगाने से शायद ज्यादा बड़ा अजाब लेकर आती हैं। बेशक सर, बेशक। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके मजीद आपसे बात करेंगे दीगर मामलात पर। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अब सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है? एक सोच है हुकूमत में। राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज ये बात की है कि एक सोच ऐसी है कि जहां पर ये 3 जज साहिबान के खिलाफ हुकूमत एक रेफरेंस दायर कर दे। लेकिन जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी ना फवाद चौधरी साहब से भी, कि रेफरेंस दायर हो गया था और उस वक्त ये हुआ था कि जो सीनियर जज थे वो उन्होंने, क्योंकि आइन के तहत पर ये होता है कि सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो उसमें उन्होंने हलफ उठा लिया था, लेकिन फिर उसका फैसला नहीं हो पाया था और फैसला उसका होने से पहले पहले फिर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी और एक फैसला जो है वो फिर एक कहानी है जो बड़ी एक हमारी कोई तारीख की कोई अच्छी कहानी नहीं है वो, जो 2007 और 8 में जो भी कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल इशू ये है कि क्या उससे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं। बहरान हल ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो शायद वहाँ तक मैंने बात की ना कि हम तो दुआ कर सकते हैं कि उससे पहले पहले जो है वो कोई ऐसी दरमियान में या ऐसा कोई मुफाहमत में, या उसको हम ये नहीं कह सकते कि फलाना फरीक हार गया जी, वो जीत गया जी, नहीं, ये मुल्क की जीत करने की बात हो रही है ना, तो मुल्क की बात हो रही है। और मैंने आपसे वही कहा कि लोगों के इश्यूज, लोगों को आप सड़क पे जाके पूछें किसी से कि क्या हो रहा है अदालतों में, तो आप देखें लोग कहें कौन से अदालतों में क्या हो रहा है, हमारी आटा रोटी नहीं मिल रही, हमें यहाँ पे अफ्तार कैसे करनी है और सहर कैसे करनी है और ईद आ रही है और ये और वो मसाइल, बीमारियाँ। तो लोग किसी और दुनिया में हैं इस मुल्क के। और वही मैंने आपसे बात की ना कि वो निकलेंगे सड़कों पे, वो इसको आप छोड़ दें। लोगों के दिलों में जो कुछ है, लोग जिस तरह रो रहे हैं, लोग जिस तरह बेजार हैं, अब अगर ये इंतजार हो रहा है कि कोई चिंगारी लग जाए किसी वक्त तो खुदा न खास्ता कोई हंगामे फूट पड़े, ये देखें ना, ये जो कुछ हुआ है कराची में, ये क्या हुआ है? हंगामे ही है ना। ये जो जनाजे उठ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, कभी अवाम के, कभी सब एक ही हैं, सब पाकिस्तानी है। तो ये कोई अच्छा अच्छी सूरत हाल से नहीं। तो अब देखते हैं कि पीर तक क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि एक इस बात की उम्मीद है, क्योंकि जज साहबान मौजूद हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं आपस में, कि कोई रास्ता निकाल के वो इसको फुल कोर्ट की तरफ चले जाएं। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इतना बहुत कुछ हो रहा है जिसमें पाकिस्तान कहीं बतौर रियासत एक तरफ खड़ा ना रह जाए। बहुत इवेंट्स हो रहे हैं ना जिसमें एक टका के पॉलिसी आपकी फॉरेन पॉलिसीज ने बनना है, आपकी इकोनॉमी ने कहाँ जाना है, आपकी यूथ आगे क्या करेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का क्या बनेगा, आपकी बहुत कुछ है, बहुत इश्यूज हैं। आपकी अगली जनरेशन, यानी देखें ना, लोग यहाँ प्लान बना रहे हैं 2040 में फलाना मुल्क ऐसे होगा, 2030 में ऐसे होगा। यहाँ में ये नहीं पता कि अगले महीने मतलब ये IMF कब पैसे देगा। मतलब देखें ना क्या अजीब इश्यूज अजीब है ना यहाँ पे। मतलब क्या होगा पीर की सुबह को, क्या होगा, हुकूमत क्या करेगी, वो मतलब यहाँ फंसे हुए हैं, हम फंस गए सारे, सब बंद गली में दाखिल हो गए और उन्होंने अपने साथ मुल्क को भी बंद गली में ले गए। और बंद गली में जाने के बाद भी दो ही रास्ते होते हैं, या तो ये है कि आप पीछे चली जाती है, कौम पीछे जाती है किसी भी बंद गली में जाने की, या दीवार को तोड़ देते हैं आप, ठीक है, दीवार को तोड़ के आगे निकलते हैं। तो मुझे तो इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह दीवार तोड़ के आगे निकल जाएगी कौम। अच्छा, इसमें ये देखें, इसमें एक और बड़ा वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। वो ये हो रहा है, वो मैं हमेशा से बात करता हूँ कि यूरोप जरा आते हैं वापस दोबारा पाकिस्तान की तरफ, लेकिन ये बड़े कैनवस से आप देखें ना, यूरोप क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। हम यूरोप की तारीफ नहीं कर पाते।
बर आज़म तो वो है ना जो चारों तरफ से जिसको पानी ने घेरा होता है, आमतौर पे 7 बर आज़म है जी, 7 बर आज़म है। लेकिन ये यूरोप कोई प्रॉपर अगर आप उसको ज्योग्राफी देखें तो यूरेशिया है, ठीक है ना। ये यूरेशिया यानी यूरोप में एक बहुत बड़ा, और अभी भी सबसे बड़ा मुल्क अगर रकबे के लिहाज से अगर कोई यूरेशिया में है तो वो रशिया ही है, ठीक है। और उसकी आप रशिया है, और रशिया अब यूरोप के अंदर एक जो चीज़ है ना, वो इसी मैप को बड़ा करें तो 3-4 चीज़ें आती हैं मुख्तलिफ। ये तो यूरोप को देखें, रशिया कितना बड़ा, रशिया उसका बहुत बड़ा हिस्सा, इसमें यूरोप अलग है, यूरोपीय यूनियन अलग है, नेटो अलग है, और शेंगन अलग है। मतलब यूरोप के भी अपने टोटे हैं ना बहुत सारे, मतलब बहुत सारे हिस्से हैं कि आप हैं तो यूरोप के, लेकिन कहां से हैं। कहेंगे जी मैं तो शेंगन में नहीं हूं। अच्छा, शेंगन में ही रुक जाए। शेंगन इसलिए बना के जहां पे इंटरनल बॉर्डर्स खत्म हो गए। अच्छा, आप यूरोप में हैं लेकिन ईयू में नहीं है। अच्छा, आप यूरोप में हैं लेकिन नेटो में नहीं है। लेकिन फिनलैंड को अब आज फिनलैंड को ओके हो गया है, लेकिन मसला ये है कि फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एक इंटरनेशनल स्टार भी हैं, यंग, उनकी फिनलैंड की पार्लियामेंट, उनको इजाजत मिल गई है, मतलब टर्की की तरफ से ओके हो गया है। स्वीडन को नहीं, फिनलैंड नेटो की मेंबरशिप के लिए। लेकिन वो इलेक्शंस उनका जो कल होना है वो बड़ा अजीब सा है, क्योंकि वहां पे राइट विंगर्स आ गए। यूरोप पे आ जाए वापस, तो यूरोप जो है ना वो वही मैं हमेशा बात कहता हूँ ना, हेल्फर्ड मैकिंडर की जो थ्योरी थी 1904 वाली, कि जिसने हार्टलैंड के ऊपर रूल किया उसने ईस्ट यूरोप और हार्टलैंड पे रूल किया, उसने वर्ल्ड आइलैंड के ऊपर कमांड की, जिसने वर्ल्ड आइलैंड के ऊपर कमांड की उसने दुनिया पे कमांड की। वो जो एक खूबसूरत सी उसकी थ्योरी है पूरी, कि हार्टलैंड किधर है और उसके बाद जो है वो रिमलैंड्स किधर हैं और ये सारे। तो वो हार्टलैंड ये रशिया, जिसने ये ईस्ट यूरोप और रशिया पे काबू कर लिया, उसने बाकी सारी दुनिया दाएं बाएं, ईस्ट मतलब साउथ एशिया, क्या तो मिडिल ईस्ट, मतलब ये पूरा मेन है रीजन, वही आज भी चल रहा है। अब यहां पर यूरोप जो है ना, वो यूरोप की यानी पिछली 2 बड़ी जंगें, उससे पहले भी तो यूरोप था ना, अमेरिका तो इतना नहीं था, यूरोप की पावर्स थी। कभी पुर्तगाल आ रहा है, तो कभी जो है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, तो कभी दुनिया भर के अंदर ये यूरोप ही है ना सारा। तो चाइना के साथ भी यूरोप की लड़ाइयां हो रही हैं, तो इधर भी यूरोप पावर था, बहुत बड़ी पावर। और उसमें जब मैं यूरोप कह रहा हूं तो मैं उसमें साथ इंक्लूड कर रहा हूं रशिया को भी। चाइना तो एक अपने क्राइसिस में रहा, लेकिन रशिया तो जागता रहा ना, बारह जार हो या उसे। अब इशू ये सारा कि 2 जंगें हुई, तो दोनों जंगें इसलिए जीती, अमेरिकन का ये ख्याल है कि यूरोप इसलिए जंगें जीत गया कि अमेरिका उसमें आया। अमेरिका ना आता, बम ना टपकाता जापान पे। सबसे ज्यादा चाइना को तो जापान ही समझता है ना, यूरोप तो नहीं समझता, अमेरिका भी नहीं समझते। जापान तो एक हिस्ट्री भी है उनकी, लड़ाइयां भी हुई, फिर वो सारा। तो वो वही कहते हैं कि अगर अमेरिका ना आता, दोनों जंगों में अमेरिका एंटर हुआ, तो जाके ये जंगें जीती। मतलब यूरोप के बस की बात नहीं है जंग जीतना, कोई बड़ी जंग वंग जीतना यूरोप के बस की बात नहीं है। अमेरिका आया तो जंग जीती गई। अब ये हुआ है यूरोप के अंदर कि इस मरले पे यूरोप के अंदर एक स्प्लिट है। वो पहले भी था, वो अब भी है, वो नेचुरल है, वो कुदरती है स्प्लिट। आप ये वेस्टर्न यूरोप पे, आप ईस्टर्न यूरोप को तो आप रखें ना साइड पे, वेस्टर्न यूरोप में चले जाएं जो ईयू हैं, जो शेंगन ममालिक हैं, यानी आप इसमें यूके को बाहर कर दें। अभी वहां तो एक नई लगता है आज़ादी के स्कॉटलैंड और ये सारा मामला जो हमजा यूसुफ आने के बाद, उनके वहां पे आने के बाद स्टार्ट होगा आने वाले दिनों में। लेकिन अगर वेस्टर्न यूरोप में भी चले जाए तो वहां पर भी जो लोग रहते हैं वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि वहां पर उनकी अपनी हेरिटेज के साथ मोहब्बत अपने साथ बहुत बढ़ गई है ब्रेग्जिट से आने के बाद। यानी वो अगर कोई जर्मन यूनिवर्सिटी है तो जर्मन वहां पे पढ़ाई जा रही है, मतलब फ्रांस में है तो फ्रांस ही पढ़ाई जा रही है। मतलब वहां पर जो है ना वो मतलब सीख जरूर रहे हैं अमेरिका से, इंग्लिश भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अपनी, हाँ, इटालियन स्पेनिश, वो अपने हेरिटेज अपने कल्चर के ऊपर बड़ा उनका वो उन्होंने वेस्ट से लिया बहुत कुछ है, यानी अमेरिका से लिया बहुत कुछ है टेक्नोलॉजी में, सब कुछ में, लेकिन उनकी अपनी वो उसके अंदर है, बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि जी ये फ्रांस है, ये जी बेल्जियम है, ये जो है ये नीदरलैंड्स है, ये सब। अब इशू ये है कि वो यहां पर कहीं, और इसी को ओल्ड यूरोप का था रम्सफील्ड ने कि ये तो ओल्ड यूरोप है, हम न्यू यूरोप की तरफ देखें ना, जो न्यू यूरोप हमारे साथ आ रहा है सारा, ये नए मुल्क जो कि हिस्सा बन रहे थे, जो कि रशिया के ज्यादा पड़ोसी हैं, जो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क हैं सारे। अच्छा, जिन मुल्कों के ऊपर, अच्छा इसको नक्शा देखें ना, तो रशिया की बाउंड्री वॉल है। रशिया की बाउंड्री वॉल ऐसी है कि नीचे कॉकसस हैं, फिर उसके बाद बैल्कन से स्टेट्स हैं, फिर उसके बाद जो है वो
एल्प्स के पहाड़ हैं, फिर उसके बाद वो कार्पेथियंस के पहाड़ हैं, और फिर उसके बाद एक नॉर्थ या ग्रैंड यूरोपियन प्लेन है। यानी प्लेन से मुराद एक जमीनी इलाका है। अब वो जमीनी इलाका जो है ना, ये ज्यादातर हमले वहीं से हुए हैं। उसी में पोलैंड भी आता है, यूक्रेन भी आता है उसमें तो ये जो यानी कंपल्शन है, ये जो फौजें आई हैं ना, ये फौजें हमेशा यहीं से आई हैं। मॉस्को से पेरिस जाना हो ना, तो सिर्फ साइकिल पे नहीं जा सकते, आपको टैंकों पे भी या कोई ऐसी चीज भी चाहिए होती है, तो पहाड़ है बहुत। तो इशू ये है, लेकिन वो फौजें यहां से, ये जो प्लेन है ना, प्लेन यानी प्लेन से मुराद ये कि मैदानी इलाका, नीचे पहाड़ है, एल्प्स के पहाड़ और कार्पेथियंस के पहाड़ और ये कॉकसस और ये बाल्कन्स और ये सारी। लेकिन फिर ये जो प्लेन का यहां से प्यूटिन नहीं जाएगा, ज्योग्राफी है, प्यूटिन नहीं जाएगा। मैं ये क्यों बात कह रहा हूं कि चाइना दरमियान में आ गया, इसलिए कि मैक्रों, फ्रांस में हंगामे हो रहे हैं और किंग चार्ल्स स्वयं वहां पर उन्होंने दौरा पोस्टपोन किया। मैक्रों जनाब चाइना, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर चाइना इस वक्त, यूरोपीय यूनियन, यूरोप नहीं, यूरोप तो एक सच कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करती ना, यूरोपीय यूनियन है। मैंने इसलिए ना कंफ्यूजन है कि यूरोपीय यूनियन कुछ और है, यूरोप कुछ और है, शेंगन कुछ और है, अच्छा यूरोजोन भी है। ओहो, यूरोजोन वो है जहां यूरो चलता है, तो एक कंफ्यूजन है, ठीक है ना। ब्रेक्जिट के बाद यूके निकल गया, तो वो एक कंफ्यूजन है अभी तक कि इसमें मतलब है कि ये फिर शेंगन है, तो 3-4 हैं जिससे आप यूरोप को डिफाइन करते हैं, और उसमें रशिया है नहीं है, ये भी कंफ्यूजन है, क्योंकि ज्योग्राफी के मुताबिक तो उरल के पहाड़ों पे खत्म होता है जाके यूरोप जी। अच्छा, इशू ये है कि स्पेन, फ्रांस, ईयू की प्रेसिडेंट और ये सारे लोग जो हैं ये पहुंचे हुए हैं शी जिनपिंग से मिलने, और शी जिनपिंग से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, और ये शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। और इन हालात में जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, यहां पे मैं गार्डियन को कोट कर देता हूं 5वीं स्लाइड, कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है अर्जेस बीजिंग टू डिस्कस पीस प्लान विद जेलेंस्की। ठीक है, यानी जेलेंस्की से गार्डियन ये कह रहा है कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने पीस प्लान, अब ये स्पेन है, यानी यूरोप, अब मैक्रों भी जा रहे हैं, अभी ईयू की प्रेसिडेंट पहुंच रही हैं, एक मुलाकात ऐसी है जो मैक्रों ईयू की प्रेसिडेंट दोनों एक साथ होंगे उसमें। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद इस पर बात करेंगे। यूरोप क्या है, ईयू क्या है, नेटो क्या है, और ये इत्तेहाद कितने पायदार हैं, क्या ये खत्म हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे और बहुत सारे अदारे खत्म हो गए हैं पूरी दुनिया में, तो ये नए ऑर्डर के अंदर क्या ये तमाम अदारे। बाय द वे, सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो आज 1 अप्रैल, तो आज से रशिया के पास चली गई है। अच्छा, ठीक है, रशिया के पास चली गई है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब इस पर भी बात करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, उसमें 5 तो परमानेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।